हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाला क्वेश्चन पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इस नेफ्रोटिक का वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है कि ये वर्ड जो है हमारे नेफ्रॉन से रिलेट करता है। और सिंड्रोम का मतलब क्या है कि जो ग्रुप ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, इसमें बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ठीक है, तो नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन हमारे जो यूरिनरी सिस्टम होता है उसका एक फंक्शनल यूनिट होता है। ठीक है, जो किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन है, ऐसी कंडीशन है जो नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलर की जो परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती है उनके डैमेज होने की वजह से कॉज होती है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा पहले इसका बेसिक बताऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद हम लोग जो है इसके इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन वगैरह डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप लोग इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये डायग्राम का एक है बोमन्स कैप्सूल का या फिर ग्लोमेरुलस कैप्सूल का। ये कैप्सूल कहाँ पर प्रेजेंट होता है? नेफ्रॉन में। और यहाँ पर के कौन सा काम होता है? जो ब्लड आता है यहाँ पे प्यूरिफाई होने के लिए, उस ब्लड से जो वेस्ट कंटेंट होता है वो इस बोमन्स कैप्सूल के थ्रू वेस्ट में जाता है और वहाँ से जो है यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो बोमन्स कैप्सूल्स होते हैं इसमें एफरेंट आर्ट्रियोल्स आते हैं ब्लड लेकर। इसमें ब्लड जो है वेस्ट के साथ होता है, साथ ही साथ फिर यहाँ से जो है जो इफरेंट आर्ट्रियोल्स होते हैं ये फिल्टर्ड वाला ब्लड जो है वापस बॉडी में लेकर चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या होती है? यहाँ पर जो इनकी ब्लड वेसल्स होती है यहाँ या फिर जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है उसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू डैमेज इन ब्लड वेसल्स या फिर ड्यू टू इन्फ्लामेशन। मतलब यहाँ की जो ब्लड वेसल्स है इनके डैमेज होने की वजह से इनकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन यहाँ से वेस्ट के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये जो है एक नॉर्मल ग्लोमेरुलस है जहाँ पर एफरेंट आर्ट्रियोल्स आ रही है। यहाँ पर ब्लड का जो वेस्ट है वो प्योरीफाई हो रहा है। जो आप लोग ये ब्लैक स्पॉट्स देख रहे हैं ये प्रोटीन है। ठीक है, तो ये ब्लड के साथ प्रोटीन आ रहा है और यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है इसकी परमेबिलिटी प्रॉपर है, मतलब उसमें कोई भी डेफिशिएंसी या फिर कोई इन्फ्लामेशन, डैमेज वगैरह नहीं है, जिसके कारण जो है प्रोटीन यहाँ पर प्रॉपर आ रहा है, साथ में फिल्टर हो रहा है सब कुछ। और प्रोटीन का जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है, तो वो यहाँ की मेम्ब्रेन के थ्रू वेस्ट में नहीं जा रहा है, वो यहाँ से जो है इफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू वापस बॉडी में चले जा रहा है। तो ये एक नॉर्मल फंक्शन हो गया। ठीक है, और यहाँ से जो है सिर्फ वेस्ट मटेरियल बाहर जा रहा है, जैसे कि ब्लैक स्पॉट यहाँ से आ रहे हैं और फिर ये आप लोग एरो के इसके थ्रू देख सकते हो कि यहाँ से जो ये फिल्टर वाला ब्लड ही वापस जा रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्मल वाला। लेकिन ये जो आता है सेकेंड यानी कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन में क्या होता है? एफरेंट आर्ट्रियोल उसी तरीके से जो है ब्लड लेकर आता है। ठीक है, ब्लड लेकर आता है, लेकिन यहाँ की जो ब्लड वेसल्स है, कैपिलरीज है, वो डैमेज हो जाती है, जिसके कारण इनकी जो परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है और यहाँ से जो प्रोटीन है वो बाहर हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग इस डायग्राम में देख पा रहे हो ये प्रोटीन है और ये प्रोटीन जो है इसके थ्रू वेस्ट के साथ बाहर आ गया, तो ये वेस्ट के साथ कहाँ चल जाएगा? यूरिन में, और बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। जबकि इस प्रोटीन की बॉडी में बहुत ज़रूरत है, लेकिन फिर भी ये जो प्रोटीन है ये बॉडी से बाहर चले जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर जो दिक्कत हुई उसकी वजह से प्रोटीन बाहर तो चले जाएगा, अब उसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन बॉडी में कॉज होगी। ठीक है, तो यहाँ से जो ये प्रोटीन बाहर जा रहा है, ये प्रोटीन कौन सा प्रोटीन है? एल्बुमिन प्रोटीन। और एल्बुमिन प्रोटीन क्या करता है? हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है, जैसे कि मान लो ये एक हमारी ब्लड वेसल है, हमारी ब्लड वेसल में जो फ्लूइड होता है, ठीक है, ये फ्लूइड जैसा का तैसा यहाँ पे ब्लड वेसल्स में रहे, इसे बनाए रखने के लिए ये एक प्रेशर को जनरेट करता है। ठीक है, ताकि फ्लूइड जो है ब्लड वेसल्स से बाहर नहीं निकल पाए और ब्लड वेसल्स में ही रहे। इस प्रेशर को क्या कहते हैं? ऑनकोटिक प्रेशर कहते हैं, जिससे कि जो ब्लड वेसल्स है उनमें फ्लूइड बना रहता है, बाहर नहीं निकलता है। लेकिन जब बॉडी में एल्ब्यूमिन प्रोटीन की कमी हो जाती है, वो यहाँ से
एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये जो फ्लूइड है ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स से बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, लीक होने लग जाता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में फ्लूइड का रिटेंशन हो जाता है, फ्लूइड लीक होगा। ब्लड वेसल्स चल रही है, यहाँ से ब्लड वेसल्स में ब्लड है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर आसपास की जो इंट्रास्टिशियल स्पेस होती है इसमें अगर लीक होने लगा तो क्या हो जाएगा, बॉडी में स्वेलिंग, एडिमा, ये सारी चीज़ें कॉज होने लगेगी, ठीक है। तो स्वेलिंग, एडिमा, इन्फ्लामेशन, ये सारे सिम्टम्स किसके होते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का जो अमाउंट होता है वो तो बॉडी से सिक्रीट हो रहा है, लेकिन वो कुछ रीज़न के कारण नेफ्रॉन में कुछ दिक्कत हो जाने के कारण जो है बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जा रहा है, ठीक है। अब एक पॉइंट ये हो गया। अब सेकंड पॉइंट एक और जिसमें हमें जानना है, ठीक है। तो बॉडी से जो प्रोटीन है वो बाहर एक्सक्रीट आउट हो गया, ठीक है। तो क्या करेगा, हमारा जो लिवर जो प्रोटीन बना रहा है, अब उस पर प्रेशर आएगा, क्योंकि बॉडी में जो है ज़्यादा प्रोटीन की नीड पड़ेगी। तो लिवर क्या करेगा, अब ज़्यादा प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब ज़्यादा फॉर्मेशन करेगा प्रोटीन का, तो उसी के साथ साथ लिपिड और कोलेस्ट्रॉल का भी प्रोडक्शन करेगा। तो बॉडी में क्या होगा, प्रोटीन तो यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, लेकिन जो लिपिड है और जो कोलेस्ट्रॉल है वो यहाँ से एक्सक्रीट आउट नहीं होंगे, वो तो बॉडी में इकट्ठा जमा होते जाएंगे और लिपिड और कोलेस्ट्रॉल का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो जाएगा और प्रोटीन की बॉडी में कमी हो जाएगी, जिसे क्या कहते हैं, हाइपो एल्बुमिनिया कहा जाता है, और हाइपर कोलेस्ट्रेमिया, और जो है हाइपर लिपिडीमिया इसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब हम इसे डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन और सारी चीज़ें पढ़ेंगे, इसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके। तो हम लोग देखते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम से, ठीक है। सबसे पहले इसमें आता है इंट्रोडक्शन। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज़ अ किडनी डिसऑर्डर दैट कॉमनली अफेक्ट चिल्ड्रन बिटवीन 2 to 6 ईयर ऑफ एज। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक ऐसा किडनी डिसऑर्डर है जो कॉमनली जो है किन बच्चों को अफेक्ट करता है, 2 से 6 साल के बच्चों तक को, ठीक है। इट अकर्स ड्यू टू डैमेज टू द ग्लोमेरुलाई विच लीड्स टू लॉस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन। और ये क्यों होता है, क्योंकि जो ग्लोमेरुलाई है, यानी कि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जो ग्लोमेरुलस की सेल है, वो डैमेज हो गई है, जिसके कारण जो प्रोटीन है वो वहाँ से एक्सक्रीट आउट हो जा रहा है, ठीक है। इट कॉजेज स्वेलिंग, एडिमा, प्रोटीन्यूरिया, हाइपो एल्बुमिनिया एंड हाइपरलिपिडेमिया, ठीक है। जिसके कारण स्वेलिंग यानी कि एडिमा बॉडी में कॉज होता है, क्योंकि जो फ्लूइड है वो इंट्रास्टिशियल स्पेस में लीक हो गया होता है, और साथ ही साथ प्रोटीन्यूरिया यानी कि जो यूरिन है उसमें प्रोटीन का अमाउंट होना, प्रेजेंट होना, ठीक है। और उसके बाद हाइपो एल्बुमिनिया यानी कि एल्बुमिन की बॉडी में कमी होना, और साथ ही साथ हाइपरलिपिडेमिया यानी कि जो लिपिड है वो बॉडी में एक्सेस में हो जाना। जैसे कि मैंने बताया था कि जब लिवर को लगेगा कि प्रोटीन की ज़रूरत ज़्यादा है, तो प्रोटीन के साथ साथ वो जो है लिपिड का भी प्रोडक्शन ज़्यादा कर देगा, जिसके कारण हाइपरलिपिडीमिया जैसी कंडीशन जो है बॉडी में कॉज होती है, ठीक है। इट कैन बी एक्यूट और क्रोनिक एंड रिलैप्स आर कॉमन। और ये जो है एक्यूट भी हो सकती है, क्रोनिक भी हो सकती है, और इसका जो है रिलैप्स भी हो सकता है, मतलब एक बार ट्रीट कर देने के बाद ये वापस से कॉज हो सकती है, ठीक है। तो समझ में आ गया इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, ठीक है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज अ क्लिनिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय मैसिव प्रोटीन्यूरिया, हाइपोएल्बुमिनिया एंड हाइपरलिपिडेमिया and edema due to increased permeability of the glomerular basement membrane। यानी कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक ऐसी क्लिनिकल कंडीशन है जो किन किन सिम्टम्स से कैरेक्टराइज्ड होती है, मैसिव प्रोटीन्यूरिया यानी कि यूरिन में ज़्यादा अमाउंट होना प्रोटीन का, और बॉडी में जो है एल्बुमिन की कमी हो जाना, हाइपो एल्बुमिनिया, और हाइपरलिपिडेमिया यानी कि लिपिड का जो अमाउंट है बॉडी में ज़्यादा हो जाना, और बॉडी में जो है इडिमा हो जाना, यानी कि बॉडी में स्वेलिंग वगैरह आ जाना। किस वजह से, जो परमिएबिलिटी है ग्लोमेरुलर की बेसमेंट मेम्ब्रेन की वो इंक्रीज़ हो गई, जिसकी वजह से जो है यूरिन के थ्रू जो है प्रोटीन बाहर चले जा रहा है, और बॉडी में जो है उसकी कमी हो जा रही है, और बॉडी में उसकी कमी के कारण स्वेलिंग, एडिमा वगैरह कॉज हो रहा है, ठीक है। डेफिनेशन समझ में आ गई। एक और डेफिनेशन है वो भी बता देती हूँ। Nephrotic syndrome is a primary glomerular disease characterized by proteinuria, hypo
प्रोटेनेमिक एडिमा एंड हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, हाइपोअल्बुमिनिया एंड हाइपरलिपिडीमिया। यानी कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है एक ऐसी कंडीशन है या ऐसी सिंड्रोम है जो प्राइमरी ग्लोमेरुलर डिसीज़ है, ठीक है, जो किन किन सिम्टम्स से कैरेक्टराइज्ड होती है। प्रोटीनयूरिया यानी कि यूरिन में प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा होना, उसके बाद हाइपोप्रोटीन नेमिक एडिमा यानी कि प्रोटीन की कमी होने से जो है बॉडी में स्वेलिंग आ जाना, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज़ होना, उसके बाद जो है बॉडी में एल्बुमिन की कमी हो जाना और लिपिड का जो अमाउंट है वो बॉडी में इंक्रीज़ हो जाना। ठीक है, समझ में आ गया आपको इसकी सेकंड डेफिनेशन। अब हम डील करेंगे इसके कॉजेस। ओके, कॉजेज़ के पहले मैंने इसके टाइप्स भी लिखे हुए हैं, तो हम वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जिसमें इसमें इसका जो है सबसे फर्स्ट टाइप आता है प्राइमरी और इडियोपैथिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। प्राइमरी या फिर इडियोपैथिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, इट अकर्स ड्यू टू प्रॉब्लम इन द किडनीज दैमसेल्फ ग्लोमेरुलाई ऑफ्टन विदाउट अननोन कॉज। ये जो प्रॉब्लम होती है ये किसी अननोन कॉज के कारण होती है, मतलब इसका एक पर्टिकुलर कोई कॉज हम पता नहीं लगा सकते, जिसमें कुछ कंडीशंस होती है जैसे कि मिनिमल चेंजेस नेफ्रोटिक सिंड्रोम MCNS, ठीक है। ये क्या होता है कि ये मोस्ट कॉमन टाइप का होता है और इसमें हम जो एक नॉर्मल किसी माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उस टाइम पे हमें किडनी में कोई भी चेंजेस नहीं दिखाई देते, लेकिन अगर हम किसी पावरफुल माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसमें हमें ये जो ग्लोमेरुलाई होती है उसमें चेंजेस सीन होते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन चिल्ड्रन अबाउट 80 to 90%, और ये मोस्ट कॉमन कॉज है 80 to 90% चिल्ड्रन में, ठीक है। इन MCNS kidney look almost normal under the microscope, but under more powerful one, small changes in the glomeruli कैन बी सीन। और इसमें जो है किडनी जो है नॉर्मल दिखती है एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप में, लेकिन अगर पावरफुल में देखी जाए तो वहाँ पर जो है ग्लोमेरुलाई में हमें चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। ओके, और ये जो किन बच्चों में देखने के लिए मिलता है, मोस्टली जो है 2 से 8 साल के बच्चों में हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। रिस्पॉन्ड वेल टू स्टेरॉइड थेरेपी, और इसका जो ट्रीटमेंट है स्टेरॉइड थेरेपी की हेल्प से काफ़ी अच्छी तरीके से होता है, मतलब काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स होता है इसका, ठीक है। उसके बाद इसी में दूसरा टाइप आता है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलो स्क्लेरोसिस FSGS, ठीक है। इसमें जो है जो किडनीज़ के टिश्यू होते हैं, मतलब जो ग्लोमेरुलस होते हैं, उनमें स्कारिंग शुरू हो जाती है, ठीक है, जिसके कारण वहाँ पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड आता है मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। इसमें क्या होता है, जो ग्लोमेरुलस की मेम्ब्रेन होती है वो थिक हो जाती है। थिकनिंग ऑफ ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन द वॉल ऑफ द टाइनी फाइबर्स ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ इम्यून सिस्टम प्रोटीन्स। दिस थिकनिंग मेक इट हार्डर फॉर किडनीज टू फिल्टर ब्लड प्रॉपरली। और इसमें क्या होता है, वो जो वॉल होती है, मतलब वहाँ के जो टाइनी फाइबर्स होते हैं वो थिक हो जाते हैं, जिसके कारण बॉडी जो है किडनी जो है प्रॉपर ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाती है, और जो सिम्टम्स है कुछ इस टाइप से दिखने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला टाइप आता है सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है कि ये अदर डिसीज़ कंडीशन के कारण होता है। ये मेजरली बड़े लोगों में हमें देखने के लिए मिलता है, जैसे कि कोई पेशेंट है जैसे हार्ट डिसीज़ है या फिर डायबिटीज़ है, ल्यूपस है, हेपेटाइटिस है, मलेरिया है, ऐसी डिसीज़ वाले पेशेंट को देखने के लिए मिलती है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कंजेनाइटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये जो है बच्चों में बर्थ से प्रेजेंट होता है और ये मोस्टली जेनेटिक फैक्टर के कारण कॉज होता है, और इसकी जो प्रोग्नोसिस है वो काफ़ी पुअर होती है, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे इसके कॉजेज़ या फिर इडियोलॉजी। फर्स्ट आता है प्राइमरी कॉज, क्या है इसका, इडियोपैथिक। ये जो है अननोन कॉज के कारण होता है और बच्चों में तो मोस्टली इस इडियोपैथिक रीजन से ही होता है। उसके बाद सेकेंडरी कॉज को क्या क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि हेपेटाइटिस हो गया, मलेरिया हो गया, HIV हो गया, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो गया, इनके कारण जो है ऐसी कंडीशन देखने के लिए मिल सकती है। उसके बाद एलर्जिक रिएक्शन के कारण भी हो सकता है, ऑटो इम्यून डिसीज़ के कारण भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सर्टन ड्रग्स जैसे कि एनासाइड्स हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गए, इनके यूज़ के कारण भी हो सकता है, ठीक है। जेनेटिक और कंजेनाइटल डिफेक्ट के कारण भी जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। ल्यूपस एरिथमेटस जो है एक ऑटो इम्यून डिसीज़ होती है, इसके कारण भी जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम कॉज हो सकता है। ओके,
उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वाला। इसके पहले हम लोग जो पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, तो इसमें सबसे फर्स्ट इसका रीज़न तो है कि ग्लोमेरुलर की जो मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाती है ड्यू टू ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन डैमेज। मतलब जो ग्लोमेरुलस की मेम्ब्रेन है जहाँ पर ब्लड फिल्टर होता है उसके डैमेज के कारण इंक्रीज्ड परमेबिलिटी टू प्रोटीन्स, मतलब प्रोटीन्स के लिए जो परमेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। लॉस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन मेनली एल्बुमिन इन यूरिन, मतलब जो एल्बुमिन प्रोटीन है मेनली वो यूरिन के थ्रू लॉस हो जाता है, यानी कि बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, जिसके कारण डिक्रीज्ड प्लाज्मा एल्बुमिन हाइपो एल्बुमिनिया, जिसके कारण बॉडी में क्या होता है, प्लाज्मा का जो एल्बुमिन होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, जिसके कारण जो हाइपो एल्बुमिनिया है उसकी कंडीशन क्रिएट हो जाती है। डिक्रीज्ड प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर, जो एल्बुमिन होता है वो ऑनकोटिक प्रेशर कॉज करता है, जिससे कि ब्लड वेसल्स के बीच में फ्लूइड बना रहता है। और अगर जो एल्बुमिन प्रोटीन ही है जब बॉडी से कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो जिसके कारण क्या होगा, ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा और फ्लूइड जो है बॉडी से या फिर ब्लड वेसल से टिश्यूज़ में लीक होने लगेगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में जाने लगेगा, जिसका कारण क्या होगा, एडिमा होगा। ठीक है। लिवर इंक्रीजेस लिपिड सिंथेसिस एंड हाइपर लिपिडेमिया, और जिसके कारण क्या होगा कि जब बॉडी में प्रोटीन कम होगा तो लिवर क्या करेगा, ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल और लिपिड का भी सिंथेसिस करेगा। और तो प्रोटीन तो यूरिन के थ्रू निकल जाएगा, लेकिन जो लिपिड है और कोलेस्ट्रॉल है वो बॉडी में इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। तो बॉडी में क्या आ जाएगा, स्वेलिंग वगैरह भी रहेगी, फ्लूइड भी एक्यूमुलेट होगा, साथ ही साथ जो है बॉडी में कोलेस्ट्रॉल और लिपिड का जो लेवल है वो भी बड़ा होगा, जिसके कारण बॉडी में सिम्टम्स दिखने लग जाएंगे, जैसे कि स्वेलिंग, एडिमा, ये सारे सिम्टम्स दिखने लग जाएंगे। ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे हम लोग इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। Clinical manifestation: edema start around eyes and face, then spread to abdomen, legs and body। edema कहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब जो फ्लूइड है वो ब्लड वेसल से निकल कर लीक होगा, तो जिसके कारण क्या होगा, बॉडी में फ्लूइड अक्यूमुलेट होगा, जिसके कारण स्वेलिंग वगैरह आने लगेगी। ठीक है। तो फ्लूइड कहाँ आएगा, आइस के पास आएगा सबसे पहले, तो फेस पे दिखेगा, उसके बाद जो है एब्डोमेन में, लेग में, बॉडी में जो है स्वेलिंग धीरे धीरे आने लगेगी। ठीक है। पफी फेस स्पेशली इन द मॉर्निंग, और जो पेशेंट है उसका फेस जो है पफी देखने के लिए मिलेगा, स्पेशली इन मॉर्निंग। डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, ओलिगोयूरिया, और जो यूरिन आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा, ओलिगोयूरिया हो जाएगा। ठीक है। फॉर्मी यूरिन ड्यू टू हाई प्रोटीन, फॉर्मी यूरिन देखने के लिए मिलेगा हाई प्रोटीन के कारण। वेट गेन ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन, और बॉडी से जो है फ्लूइड एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा, जिसके कारण वेट गेन देखने के लिए मिलेगा। फटीग एंड वीकनेस देखने के लिए मिलेगी। लॉस ऑफ एपेटाइट एंड इरिटेबिलिटी, जब फ्लूइड बॉडी में इकट्ठा रहेगा, स्टमक में भी इकट्ठा रहेगा, जिसके कारण जो है पर्सन को भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट रहेगा, पेशेंट इरिटेट रहेगा। ठीक है। पैलोर यानी कि पेल स्किन हमें देखने के लिए मिलेगी। ठीक है। आगे देखते हैं डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन में जो है हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, सीबीसी करेंगे, यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे, रीनल फंक्शन टेस्ट करेंगे। ठीक है। एलएफटी भी करेंगे, इसमें मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया, एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट भी करेंगे। ओके। उसके बाद रीनल बायोप्सी करेंगे, और उसके बाद बीपी मॉनिटरिंग कंटिन्यू चलता रहेगा, और वेट एंड यूरिन आउटपुट हमेशा चेक करते रहेंगे कि वेट कितना कम हुआ, कितना बढ़ा, ये सारी चीज़ें इसमें चेक करते रहेंगे। ये मैंने जनरल डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस बताए हैं, आप इसमें और डिटेल में भी ऐड कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आती है कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या कॉज हो सकता है, एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, बीपी हाई हो सकता है क्योंकि फ्लूइड ज़्यादा रहेगा। ठीक है। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म यानी कि जो है क्लॉट वगैरह का फॉर्मेशन हो सकता है, सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है, पेरिटोनाइटिस या फिर निमोनिया जैसे। ठीक है। उसके बाद हाइपोवोलेमिया में जा सकता है पेशेंट, मतलब बॉडी में जो है ब्लड का वॉल्यूम लो हो सकता है, रिलैप्स हो सकता है, या फिर रीअकरेंस हो सकता है, यानी कि ठीक होने के बाद वापस से ये चीज़ें कॉज हो सकती है। ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेशन देख लिए। आगे डिस्कस करेंगे हम लोग इसका मेडिकल मैनेजमेंट। ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट में जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं मोस्टली पेशेंट को, जिसमें आता है प्रेडनिसोलोन, और ये क्यों किए जाते हैं, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, और जो प्रोटीन लॉस हुआ है उसे रिकवर करने के लिए। ठीक है। उसके बाद जो है डायूरेटिक्स दिए जाते हैं ताकि बॉडी में जो फ्लूइड का ओवरलोड हुआ है उसे
रिड्यूस किया जा सके। इसमें मोस्टली कौन सा दिया जाता है, फ्यूरोसमाइड या फिर लैसिक्स, हम सभी ने देखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है एल्ब्यूमिन इन्फ्यूजन। एल्ब्यूमिन इन्फ्यूजन दिया जाता है ताकि बॉडी में जो प्रोटीन की कमी हुई है एल्ब्यूमिन की, वो रिकवर हो और बॉडी में ऑन्कोटिक प्रेशर बने, ताकि जो ब्लड वेसल्स में फ्लूइड है वो बाहर ना निकले, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में ना जाए और बॉडी में फ्लूइड का रिटेंशन ना हो, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को हम लोग जो है एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि इन्फेक्शन से पेशेंट को प्रिवेंट किया जा सके, क्योंकि जो है बॉडी में अगर फ्लूइड जमा होते रहा तो जिसके कारण निमोनिया या फिर पेरिटोनाइटिस जैसे सीवियर इन्फेक्शन कॉज हो सकते हैं, तो जिनसे बचाने के लिए पेशेंट को हम लोग एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देंगे जो है यूज्ड इन स्टेरॉइड रेसिस्टेंट केसेस, मतलब अगर स्टेरॉइड रेसिस्टेंट केसेस है तो उस कंडीशन में हम दे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद डाइटरी मैनेजमेंट क्या क्या होगा, हाई प्रोटीन डाइट देंगे। अगर पेशेंट की बायोप्सी के थ्रू ये पता चला है या फिर टेस्ट के थ्रू पता चला है कि कोई रीनल फेलियर नहीं है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को हम हाई प्रोटीन डाइट दे सकते हैं, जिससे कि जो प्रोटीन की कमी है बॉडी में वो रिकवर की जा सके, ठीक है। लो सॉल्ट ड्यूरिंग एडिमा, और पेशेंट को जो है काफ़ी लेस सॉल्ट वाले डाइट, मतलब कम नमक वाले डाइट प्रोवाइड करेंगे ताकि जो है ज़्यादा स्वेलिंग वगैरह ना बढ़े, ठीक है। उसके बाद मॉडरेट फ्लूइड इंटेक, और फ्लूइड का जो इंटेक है वो काफ़ी मॉडरेट रखेंगे, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी बहुत सारा फ्लूइड इकट्ठा हो चुका है, तो हमें जो है फ्लूइड को बॉडी से बाहर निकालना है, जिसके लिए हम बॉडी को, पेशेंट को जो है काफ़ी मॉडरेट फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे। अब आगे देखेंगे हम लोग इसका नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में फर्स्ट पॉइंट आता है मॉनिटर कंडीशंस। पेशेंट की कंडीशन सबसे पहले मॉनिटर करनी होती है कि फ्लूइड कितना जमा हुआ है, इकट्ठा हुआ है, पेशेंट का जो आउटपुट इनपुट है वो कितना हुआ है, वेट कितना हुआ है, या फिर वाइटल साइन कैसे आ रहे हैं, बीपी ज़्यादा हाई तो नहीं हुआ है। ये सारी चीज़ें नर्सेस को सबसे मेजरली चेक करनी होती है। चेक एडिमा, यूरिन आउटपुट, वेट एंड वाइटल साइन डेली, ओके। उसके बाद डाइट एंड फ्लूइड, डाइट एंड फ्लूइड पे भी प्रॉपर ध्यान देना होता है, क्योंकि जो अगर फ्लूइड पेशेंट को ज़्यादा दे दिया तो उस कंडीशन में जो है ज़्यादा फ्लूइड रिटेंशन हो सकता है बॉडी में, ठीक है। डाइट एंड फ्लूइड्स गिव लो सॉल्ट हाई प्रोटीन डाइट रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड्स इफ स्वेलिंग इज सीवियर। पेशेंट को जो है हमें लो सॉल्ट वाली डाइट देनी है, और जो हाई प्रोटीन डाइट है वो भी प्रोवाइड करनी है, क्योंकि पेशेंट की बॉडी में जो है काफ़ी लॉस हो चुका है प्रोटीन का, जिसे रिकवर करने के लिए हाई प्रोटीन डाइट पेशेंट को प्रोवाइड की जानी है, ओके। उसके बाद रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड इफ़ स्वेलिंग इज सीवियर, और अगर पेशेंट की स्वेलिंग सीवियर है तो उस कंडीशन में जो है फ्लूइड को पूरा ही रेस्ट्रिक्ट करना है, मतलब कोई भी फ्लूइड पेशेंट को नहीं देना है, क्योंकि बॉडी में जो है स्वेलिंग ज़्यादा है तो हमें फ्लूइड को जो है बॉडी से निकालना है, ना कि पेशेंट को देना होता है, ठीक है। उसके बाद आगे आता है मेडिकेशन केयर, गिव स्टेरॉइड्स डायूरेटिक एल्ब्यूमिन एज प्रेस्क्राइब्ड, मतलब जैसी जो डॉक्टर्स के द्वारा जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है, जैसे कि स्टेरॉइड्स है, डायूरेटिक्स है, एल्ब्यूमिन है, ये सारे डाइट्स हमें ये सारी मेडिसिन हमें पेशेंट को देनी है, ठीक है। वॉच फॉर साइड इफेक्ट ऑफ स्टेरॉइड्स, और पेशेंट को जो है हमें देखते रहना है, ऑब्जर्व करते रहना है कि कहीं कोई साइड इफेक्ट वगैरह तो नहीं हो रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है प्रिवेंट इन्फेक्शन। उसके बाद पेशेंट को हमें जो है इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करना है। कीप चाइल्ड क्लीन एंड अवे फ्रॉम इन्फेक्शन, मेंटेन हैंड हाइजीन एंड असेप्टिक केयर, और पेशेंट को जो है हमें हमेशा इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है, और साथ ही साथ असेप्टिक टेक्निक्स का यूज़ करना है ताकि पेशेंट को कोई भी इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। उसके बाद स्किन केयर करनी है, क्योंकि हो सकता है पेशेंट कभी कभी बेड रिडन भी होता है, तो उस कंडीशन में जो है पेशेंट को हमेशा क्लीन और ड्राई रखना है, पोजीशन चेंज करते हुए रहना है, क्योंकि बेड सोर होने के चांसेस हो सकते हैं, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट की स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है इमोशनल एंड फैमिली सपोर्ट। पेशेंट की फैमिली और उसे इमोशनल सपोर्ट देना है ताकि उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो सके। प्रोवाइड रीअश्योरेंस एंड इन्वॉल्व पेरेंट्स इन केयर। उसके बाद हमें हेल्थ एजुकेशन देना है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट आता है हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस का, ओके। मैंने यहाँ पे बनाई है 5 नर्सिंग डायग्नोसिस जो मैं आपको बताऊंगी, और मैंने 2 केयर प्लान भी बनाया है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, और आगे की केयर प्लान आप लोग अपने हिसाब से उसी तरीके से देख के बना सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस है एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू सोडियम एंड वाटर रिटेंशन एज एविडेंस्ड बाय एडिमा वेट गेन। देन अगला आता है रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू डिक्रीज्ड इम्यूनिटी ड्यू टू स्टेरॉइड थेरेपी। देन थर्ड पॉइंट आता है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू लॉस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन
एंड पुअर अपेटाइट। ओके, उसके बाद अगला पॉइंट आता है इम्पायर्ड स्किन इंटेग्रिटी रिलेटेड टू एडिमा एंड फ्रेजाइल स्किन। उसके बाद अगला पॉइंट आता है डेफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट डिसीज, डाइट एंड होम केयर। ओके, ये 5 नर्सिंग डायग्नोसिस है, आप लोग इसे देख सकते हैं एक और बार। उसके बाद जो केयर प्लान है मैंने फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस के ऊपर बनाया हुआ है, एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू सोडियम एंड वाटर रिटेंशन एज एविडेंस बाय वेट गेन। ठीक है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा, और इसके लिए मैंने क्या क्या गोल, मतलब इसका गोल क्या है, टू रेड्यूस एडिमा एंड मेंटेन नॉर्मल फ्लूइड बैलेंस। ओके, उसके बाद इसकी प्लानिंग कुछ इस तरीके से है, आप लोग देख सकते हो। और जो सेकंड नर्सिंग केयर प्लान है वो भी आप लोग देख सकते हो। ये मैंने बनाया है रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू डिक्रीज्ड इम्यूनिटी ड्यू टू स्टेरॉयड थेरेपी। ठीक है, इसमें सब्जेक्टिव डाटा है, ऑब्जेक्टिव डाटा है, उसके बाद गोल है, उसके बाद आता है प्लानिंग, उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन, रेशनल एंड इवोल्यूएशन। ठीक है, उसके बाद आपको हेल्थ एजुकेशन ज़रूर से ज़रूर देना है अपने पेशेंट को, क्योंकि हेल्थ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और एग्ज़ाम में भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम एग्ज़ाम में हेल्थ एजुकेशन लिखते हैं तो हमें उसके मार्क्स अच्छे से मिलते हैं, क्योंकि एग्जामिनर केयर प्लान्स को तो उतने स्पीड से नहीं पढ़ता, लेकिन अगर उसे लास्ट में हेल्थ एजुकेशन दिखता है तो उसका मन खुश हो जाता है और हमें अच्छे मार्क्स देता है। ठीक है, तो हमारा हो चुका है ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाला क्वेश्चन कंप्लीट। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आपको PDF नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेल दिया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।